जवाब जमा करवा दिया कमाल साहब ने तो सर गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, आपने क्या जवाब दिया? मैंने तो जवाब में तो मैंने कहा था कि भाई मैंने तो कोई ऐसी मैंने जो बात की है उस बात पे मैं तो अपनी टाइम और मैंने कोई ऐसी बात की नहीं है जिसके अंदर कोई कंटेम्प्ट का हो। बाकी मुस्तफा कमाल साहब की बात है वो तो वही बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो इंसान की मेरे लिए मेरी ज़बान सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आपका क्या मौक़िफ़ था दरख्वास्त में जो आपने जमा करवाई है? मेरा तो मौक़िफ़ यही है कि इसमें कोई कंटेम्प्ट का तो कोई मैं ज़ुमरे से भी नहीं गुजरा हूँ। कंटेम्प्ट कैसे हो सकता है? मैं अभी आपसे बात करूँ, अब मुझे कोई जर्मनी से कोई एंकर या कोई रिपोर्टर फ़ोन करेगा कि आपने मेरे साथ बात की है तो मैं कहूँगा ना मैंने तो भाई से पाकिस्तान में बात की थी, मैंने जर्नल की बात की है और मैंने तो कोई बात गलत की नहीं। अदलिया के हवाले से आपकी क्या राय है? अदलिया के एहतराम के हवाले से देखिए, अदलिया का एहतराम है जब भी अभी भी आए हों जवाब में जमा कराने। अदलिया का एहतराम सुप्रीम कोर्ट का ईमानदार जजेस का स्पेसिफिकली सबको एहतराम है। अगर हम एहतराम नहीं करेंगे तो हम बाकी कौमों कैसे करेंगे, बीइंग अ सेनेटर ऑल्सो। और मैंने जैसे कहा है कि मेरे लिए अदलिया का वक़ार बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमानदार जजेस का वक़ार बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ऑनरेबल भी उसी आदमी का आगे लगाऊंगा जिसको मैं ऑनरेबल समझूंगा। जिसको मैं नहीं समझूंगा उसको मैं नहीं लगाऊंगा। तो मैं तो बड़ा क्लियर हूँ अपनी लाइफ में। अगर आप मुझे ये कहें कि चीफ जस्टिस साहब या उनका बेंच जो है वो तो जब वो नहीं भी थे चीफ जस्टिस तब भी आपको याद है सब लोगों को कि कैबिनेट में मैंने उस पर लड़ाई की थी। जो आदमी अच्छा ईमानदार नेक नीयत से पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है उसके आगे उसके वक़ार को हम अपने सर का ताज बनाएंगे। कुछ और लोगों ने भी जजेस के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किया, आपने भी लिखा जैसे शहबाज शरीफ साहब और हसन साहब, उनके हवाले से? देखिए, मैं बड़ा क्लियर हूँ इसके अंदर। मेरा तो कंटेम्प्ट से कोई वास्ता ही नहीं भाई। मुझे तो आपने घसीट के ले आए हैं, आपके इधर आधे कंटेम्प्ट शहबाज शरीफ साहब छोड़े हैं, वो जो यहाँ आपके सुप्रीम कोर्ट को घेरा करके लाठी गोलियों के साथ डंडों के साथ उन्होंने काम घसीटेंगे जजों को, वो कंटेम्प्ट था। वो रिकॉर्ड का हिस्सा है जो पीटीआई वाले कर रहे हैं जजों का नाम लेके और जो ट्रोलिंग कर रहे हैं अपने पर्सनल अकाउंट से और पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट में, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। वहाँ कंटेम्प्ट लगना चाहिए ना। जो दहशतगर्दी कर रहे हैं वो बड़ी स्ट्रीट पावर ये इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इस स्ट्रीट पावर का मुकाबला करना जो है वो हुकूमत के या किसी के पास में जो है वो नहीं रहता। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान की बहुत इम्पोर्टेंस है। उनकी जो भी सियासी सोच है उसको लाइट नहीं लिया जा सकता। वो फिर अगर इस वक्त देखिए ना, पख्तूनख्वा में तो दो ही ग्रुप है, या पीटीआई है, इमरान खान है और फजलुर रहमान है। दोनों ग्रुप एक साइड पे हो जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि 100% पख्तूनख्वा एक तरफ हो जाता है, तो उसको फिर इग्नोर नहीं किया जा सकता। फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं इस वक्त। पीटीआई और जो मौलाना फजलुर रहमान का इत्तेहाद है वो पसे पर्दा जो है वो तो तकरीबन हो चुका है। पसे आइन जो अभी जो सामने जो है वो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है। आप समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान के पीछे नवाज शरीफ की भी आवाज़ है? नहीं, नवाज शरीफ साहब की आवाज़ नहीं है। नवाज शरीफ साहब की इस वक्त सिर्फ एक ही कोशिश है, उनकी सारी सियासत ये है कि मरियम नवाज को उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म बनाना है फ्यूचर में। उन्होंने तो नून लीग की ने तो अपनी सियासत ही खत्म कर दी है। नवाज शरीफ जो हैं देखिए उन्होंने कई दफ़ा मायूस किया है। मैं तो हैरान हूँ इस बात के ऊपर, जिस तरह उन्होंने पहले इलेक्शन नहीं कराए, नून लीग को बहुत नुकसान हुआ। 8 फरवरी को जब इलेक्शन हार गए थे, अगर नून लीग वो हार तस्लीम कर लेती तो नून लीग की फिर सियासत रिवाइव हो जानी थी। लेकिन इन्होंने बेहतर समझा कि हम जो है वो एक चोरीशुदा मैंडेट के साथ जो है वो हुक्मरानी करें। उससे नून लीग की तो पॉलिटिक्स का मुझे नहीं पता, लेकिन नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स को तो बहुत नुकसान है। और नून लीग में आप देखिएगा कि क्यों ही ये सेटअप कमजोर होगा, नवाज शरीफ फैमिली का ये खत्म हो जाएगी और नून लीग अब दूसरे लोग टेक ओवर करेंगे। सर जी बताइए, स्टैंड रखते हैं आप इसी पोजीशन पर रहते हैं तो क्या समझते हैं कि इस हुकूमत के कितने दिन मजीद चल सकते हैं? ये हुकूमत जिस दिन मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च अनाउंस कर दिया इस्लामाबाद की तरफ, उसके 2 दिन बाद हुकूमत खत्म हो गई। सर जी मामले जुम्मतुल ने मुखालफत की है तहरीक इंसाफ सुन्नी वो तो शिश्तें उनको मिलनी है तो वो तो उन्होंने करनी है ना, वो तो लॉजिक है। लेकिन देखते हैं अभी इमरान खान को कब तक बाहर आते हुए देख रहे हैं आप? जितनी देर के अंदर रख सकते हैं रखेंगे। सर जी बताइए आपकी मुलाकात कब हो रही है? यार एक मिनट, ये मोहल्ले की फप्पे कुटनियों का काम नहीं है, तो उनको ये मेरा मशवरा है कि प्लीज़ आप ना इन चीज़ों से बाज रहें। जो काम आपके करने के थे आप वो करें, वो आप अच्छा कर लेती। बेहोश होकर दिखाना, हवा पंखा जलवाना, चीखे मारना, दांडना, ये सब काम आप अच्छा करते हैं।
یہ سفسٹیکیٹڈ پڑھے لکھوں والے کام آپ نے آج کل ہو نہیں عدالت سکتے. میں آپ موجود تھے، بیرسٹر جوہر اور اس کے علاوہ وکیل جو سلمان اکرم راجہ سے گفتگو ہو رہی تھی، تو کیا مشورے دیے جا رہے تھے، کیا چیزیں سماعت کیسی رہی اس موقع پر اور کیا مشورے تھے؟ دیکھیں فیصل صدیقی صاحب نے بہت اچھا کیس پلیٹ کیا ہے. ہم ظاہر ہے ایک پارٹی کے تحت ہی آئے ہیں دونوں سائڈس پہ. سلمان اکرم راجہ صاحب کو کچھ چیزیں کچھ ڈیٹس وغیرہ تھیں، کیونکہ میں ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ ہوں، لسٹیں سارا کام میرا تھا. تو میں یہ بتا رہی تھی کہ ہم نے لسٹیں ٹائملی جمع بھی کرائی اور ہماری اسکروٹنی کی ڈیٹس فکس ہوئی تھی تینوں باقی صوبوں میں سوائے پنجاب کے. پنجاب نے ہماری پہلے پیپرز جمع کرنے پہ اعتراض کیا کہ ہماری لسٹیں نہیں لے رہے تھے ہم سے، اور وہ لسٹ نہ لینے کی وجہ سے ہمیں وہاں پر لاہور ہائی کورٹ میں جانا پڑا تھا اور وہ ریکارڈ پہ موجود ہے. لیکن انہوں نے کہا جی نہیں، اور جب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تب بھی انہوں نے ہمیں ریفیوز کیا کہ ہم آپ کے نہ لسٹیں ایکسیپٹ کریں گے اور نہ ہی ہم آپ کو اسکروٹنی کی ڈیٹ دیں گے. تو پھر لاہور ہائی کورٹ میں ہمارا وہ کیس چل رہا تھا. جب 13 جنوری ہوئی ہے اور 13 جنوری کے بعد پھر بلہ فائنلی ہم سے چھین لیا گیا اور ہمیں بغیر بلے کے بغیر بال کے کہا کہ جائیں جا کے میچ کھیل کے نس پچ کے دکھاؤ. تو وہ میں ان کو بتا رہی تھی کہ یہ سارا معاملات اس طریقے سے ہوئے، جبکہ پشاور میں یعنی KPK میں اور سندھ میں اور بلوچستان میں اسکروٹنی کی ڈیٹس دے دی گئی تھی ہماری کینڈیڈیٹس. جی، تو پیپلز پارٹی اور الیکشن کمیشن کو بھی دلائل دینے، آپ کتنا سمجھتے ہیں کہ آپ کے دلائل زیادہ طاقتور ہیں ان کے مطابق؟ دیکھیں آئین اور قانون سے باہر کے دلائل تو نہیں ہو سکتے نا. آئین کی اسپرٹ پہ ہی بات ہو سکتی ہے، جمہوریت کی اسپرٹ پہ بات ہو سکتی ہے. میں آپ کو کوٹ کر دیتی ہوں، 2018 میں باپ پارٹی جو سب کی باپ ہے ماشاءاللہ، انہوں نے اسی طرح بعد میں پارلیمنٹری پارٹی وہ بنے اور ان کو ریزرو سیٹس ایلوکیٹ کی گئی تھی. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پنجاب کی لسٹ تھی مائنورٹیز کی وہ ٹائم پہ جمع نہیں ہوئی تھی، لیکن ان کو بعد میں الاؤ کیا گیا تھا جب ہمارے پاس سیٹیں آ گئی تھیں. تو یہ تو اس میں کیس لاز موجود ہیں، یہ روایات موجود ہیں الیکشن کمیشن کے پاس، لیکن یہ روایت کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ سیٹیں ہماری ہوں اور اس کو زکوٰۃ سمجھ کے یا خیرات سمجھ کے جو ہے وہ دوسری اپنی من پسند پارٹیوں میں دوبارہ بانٹ دیا جائے ریوڑیوں کے طور پہ، ریوارڈز کے طور پہ. پھر ان کو 2/3 میجورٹی دے دی جائے، پھر ان کا لا منسٹر وہاں سے بیٹھ کے یہ بتائے کہ جی ہم 2/3 میجورٹی اب آ گئی ہے تو اب ہم ایک بہت خاص قسم کی ایکسٹینشن والی جو ہے وہ یہاں پر لا میکنگ وہ کیا کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہاں پر جو آ کے ہے نا معاملات گڑبڑ ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے بیک کینڈیڈیٹس سنی اتحاد کونسل کی پٹیشنیں لگی تھی. یہ وہ پٹیشن ہے جس میں ہمارا سٹینس یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 180 سیٹیں جیت چکی تھی، لیکن ہمیں فارم 47 کے حساب سے جو سیٹیں دی گئی تھیں، جو ہم نے الیکشن کمیشن میں جوائن کروا دیے تھے، اس کے مطابق ہمارے 91 سیٹیں تھیں نیشنل اسمبلی میں، 107 سیٹیں پروونشل اسمبلی میں، 91 سیٹیں KPK اسمبلی میں اور 9 سیٹیں سندھ اسمبلی میں. یہ وہ کینڈیڈیٹ تھے جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تھا. اس کے بحاف سے ہم نے ایک اپلیکیشن الیکشن کمیشن کو دے دیا تھا اور ہم نے ریکویسٹ کر دی تھی کہ پاکستان میں جو 227 ریزرو سیٹ ہے، جس میں نیشنل اسمبلی میں 60 وومن اور 10 نان مسلم کی سیٹیں ہیں، وہ ہمارا جو شیئر بنتا ہے وہ ہمیں دیا جائے. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو سیٹیں پریزرو رکھی گئی تھیں وہ 78 تھی، 67 وومن کے لیے اور 10 سیٹیں نان مسلم کے لیے. یہ ہماری سیٹیں ریزرو تھی جو الیکشن کمیشن نے ہمیں ریفیوز کر دی تھی اس استدعا پہ کہ سنی اتحاد کونسل کو اگر جوائن بھی کر لیا لیکن انہوں نے اپنا پرائیورٹی لسٹ وقت پہ نہیں دیا تھا. پاکستان تحریک انصاف اور اسی طرح سنی اتحاد کونسل کا یہی موقف ہے کہ آئین کے آرٹیکل 51 کے مطابق کوئی بھی پارٹی اپنی جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ کی حقدار نہیں ہے. یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کی ہی زمرے میں آتی ہے، لہٰذا ریزرو سیٹیں جو 78 سیٹیں یہ ان کا حق ہے. آج سپریم کورٹ میں فل کورٹ میں اس پہ ہیئرنگ ہوئی ہے. ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ ہماری سیٹیں ہمیں ملے گی. ہم سپریم کورٹ سے امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ سپریم کورٹ قوم نے
जो मोहब्बत अपने वोट के ज़रिए जिसकी अक्कासी की है, इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। लोगों की मंशा देखनी है कि लोग किसको चाहते हैं। पहले फॉर्म 47 बीच में आ गया, वो जो जायज़ जीती हुई सीटें हैं वो नहीं मिली, और जो मिली सीटें उसके बाद जो मखसूस नशिस्तें अक़लियतों की और ख़वातीन की वो नहीं दी गई। ये पहली बार पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि हमेशा उम्मीदवार जो होते थे वो ढूंढते थे वोटर को, घर घर जाते थे कि मुझे वोट चाहिए, मेरा ये इंतखाबी निशान है। ये पहली बार हुआ है कि वोटर ढूंढ रहा है कि किस उम्मीदवार पे इमरान खान ने हाथ रखा है और उसका इंतखाबी निशान क्या है। ये लोगों की मंशा के खिलाफ बात है। लोग वोट किसी और को देते हैं और आप मखसूस रिश्ते किसी और को दे दें, ये हो ही नहीं सकता। जमहूरियत की नफी है ये। सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत नहीं होती, साफ और शफाफ इलेक्शन में जमहूरियत होती है, वरना तो जिम्बाब्वे में भी जमहूरियत होती है। और इमरान खान की एक एक कही हुई चीज़, उन्होंने कहा था ये जो मर्जी है कर ले, 200 केसेस के 1000 केसेस कर दे, जो मर्जी है कर दे। इलेक्शन में ये कौम इमरान खान के लिए निकलेगी। और आपने देखा 8 फरवरी को पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ जो इस बारी हुआ। इसलिए जो लोगों की मंशा है, जिस हिसाब से जो सीटें जिस पार्टी को मिलनी है वो मिलनी चाहिए। ये नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले ये तो हर जगह नशिस्तें देखते हैं, इनके मुंह में पानी आ जाता है। ये PSL के मैचेस होते हैं, वहाँ खाली नशिस्तें देखते हैं, इनके मुंह में पानी आ जाता है। अभी कुवैत में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ रिजर्व सीट में पहले से बुकिंग करवा लेते हैं। पैनामा में इलेक्शन हो, लैटिन अमेरिका में, वहाँ मखसूस रिश्तों में पहले बुकिंग, वो तो वैसे भी इनका आपको पता है सेफ हेवन्स है, हर चीज़ वहीं वो पार्क करते हैं। लेकिन ये जमहूरियत की नफी होगी कि पहले आपने वोटर को उसकी जो मंशा है उसको एक्सरसाइज करने के लिए इंतखाबी निशान जो है उस पर पाबंदी लगा दी। तो ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में इंतखाबी निशान बड़ा अहमियत होती है। वोटर जाते हैं, निशान देखता है और अपना ये वोटर से उसका राइट लेने के मुतरादिफ है कि आप उसको इंतखाबी निशान गौर साहब के राइट की बात है। अवैध साहब बात करेंगे, उसके बाद आपके सवाल लेंगे। अवैध साहब बात कर ले, एक सेकंड पहले बात कर ले, फिर सवाल। जी बात। एक बात मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस बात का बहुत